जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके इनकम टैक्स में इनकम टैक्स क्रेडिट्स। इस वीडियो में हम दो टैक्स क्रेडिट्स को डिस्कस करेंगे ताकि उनमें कुछ टैक्स क्रेडिट्स में कुछ बातों में कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो पहला टैक्स क्रेडिट है उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन के अंदर बातें और हैं, रिक्वायरमेंट और हैं, और जो दूसरा टैक्स क्रेडिट होगा उसके अंदर जो हम कैलकुलेशन के अंदर एक एडिशनल बात है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स को, दो टैक्स क्रेडिट को डिस्कस करेंगे ताकि एज ए स्टूडेंट हमको चीज़ों को कंपेयर करना आ जाए कि किस तरह कंपेयर करते हैं, किस तरह लॉ की बुक को, क्योंकि टैक्स आपका लॉ है और लॉ की बुक को हमने छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमने प्रैक्टिकली अपने पेपर में या आपको अंडरस्टैंड करने के जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हो हमने उन चीज़ों को किस तरह से अप्लाई करना है। पहला जो हमने टैक्स क्रेडिट आज डिस्कस करना है इसमें है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और दूसरा है इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अब शेयर्स कौन सी कंपनी के होंगे तो हमें उस इन्वेस्टमेंट पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और इंश्योरेंस कौन सी होगी तो हमें क्या मिलेगा, उस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इंश्योरेंस को आपको मैं बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा बाकी जो भी इंश्योरेंस होगी उसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर इस सेक्शन के अंदर जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक उस पे हम टैक्स क्रेडिट लेंगे। सेक्शन 62 जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका सेपरेट सेक्शन है, उसके सेपरेट रूल्स हैं टैक्स क्रेडिट लेने के, वो हम इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करते हैं। ए रेजिडेंट पर्सन अदर देन ए कंपनी, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टैक्स क्रेडिट किसी कंपनी को नहीं मिल सकते। अब इन कंपनी भी दूसरी कंपनियों में शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर परचेज करती है, कंपनी भी अपनी एसेट्स, अपने फिक्स एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को इंश्योर करवाती है। तो मतलब क्या हुआ कि उसकी जो इंश्योरेंस है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है कंपनी की, उस पर उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो उसको डायरेक्ट क्या होगा, उसका एक्सपेंस होगा। अदर देन ए कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू ए टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स ईयर ईदर। अगर वो क्या कर रहा है, शेयर परचेज कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसको हम क्या लेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। ऑफर टू द पब्लिक, मतलब क्या है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आप परचेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, तो फिर क्या होगा, उस पर्सन को उन इन्वेस्टमेंट पे शेयर्स पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 62 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे टैक्स क्रेडिट है वो आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आप क्या करते हैं, सुकूक्स परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट पे भी क्या होगी, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब सुकूक्स क्या होते हैं, ये हमारे स्कोप से बाहर है, जस्ट आपने ये टर्म याद रखनी है और उस पे आपने क्या करना, अगर क्वेश्चन में पेपर में ये बात आती है तो आपने यही रूल अप्लाई करना है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस आपने की हुई है, लाइफ इंश्योरेंस है आपकी, या आपने क्या अपनी कोई प्रॉपर्टी, पर्सनल बिल्डिंग वगैरह कोई आपने इंश्योर कराया हुआ है, उस पे आप अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगी, आपको इंश्योरेंस कंपनी वो होनी चाहिए जो आपकी एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हो अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000। 2000। अब इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है जी, आपका सीफएप 2 कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस है तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसलिए ये मतलब कि F6 के लेवल पे वो जस्ट आपको बताएगा कि आपने जो इंश्योरेंस पे किया है वो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है जो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड है अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000। या कहेगा कि वो इसके मुताबिक रजिस्टर नहीं है। और उसके अलावा अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर में जस्ट लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस की बेस पे क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर रहे हैं इंश्योरेंस के केस में, उस केस में पर्सन रेजिडेंट भी होना चाहिए और उस पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस, इन दोनों में से कोई ना कोई इनकम भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आ गई है कि अगर इंश्योरेंस के केस में आप उस पर्सन के, रेजिडेंट पर्सन की, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, एओबी भी हो सकती है। अगर उसकी जस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जस्ट उसकी, और उसका तीसरा कैपिटल, उनके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इन तीन हेड से उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम है और उसने इंश्योरेंस भी कराई हुई है अपने, उसने साल में इंश्योरेंस का प्रीमियम या जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन थी इस साल की वो उसने पे किया है, तो उस केस में उस पर्सन को इंश्योरेंस वाला टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि सैलरी
या इनकम फ्रॉम बिजनेस उस रेजिडेंट पर्सन की कंपलसरी है अगर वो इंश्योरेंस पर टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है तो। अब हम यहाँ पर कुछ नोट पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हमें इस टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने से पहले पता होनी चाहिए कि जहाँ ये कंडीशंस कंपलसरी हैं, अगर ये नहीं होगी तो हम ये टैक्स क्रेडिट हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। पहले देखते हैं हम अपने शेयर्स को। हमने जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, एक्विजिशन की है शेयर्स की, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर मैं 1 जनवरी 2020 पे शेयर्स परचेज करता हूँ और उन शेयर्स को अगर मैं 24 मंथ्स यहाँ पर लिखा होगा, नंबर 2 ईयर, अगर मैं उनको 2 सालों के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ और अगर मैं 2 सालों के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ तो फिर जो मुझे टैक्स क्रेडिट मिला था वो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। कमिश्नर क्या समझेगा कि जो जो टैक्स क्रेडिट मिला था वो मुझे गलती से मिल गया था, वो मेरी उस साल की टैक्स पेबल को, टैक्स लायबिलिटी को दोबारा रिकम्प्यूट करवाएगा। अब आपके न्यूमेरिकल में ऐसा भी आ सकता है कि आपने इसी साल शेयर परचेज किए, आप टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करें, या वो कहेगा कि आपने 2 साल पहले शेयर्स परचेज किए थे, आपने इस साल डिस्पोज ऑफ किए, अभी 2 साल उसको पूरे नहीं हुए थे। इसके इम्पैक्ट्स बताएं तो आप ये बताएंगे कि ये इस तरह समझा जाएगा कि ये आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ ही नहीं हुआ था और आप उस टैक्स को कमिश्नर क्या करेगा, दोबारा रिकम्प्यूट करेगा। ये 2 नंबर का सेपरेट भी आ सकती है, इसकी कॉन्सेप्चुअल वो टेस्टिंग कर सकता है या न्यूमेरिकल में इसकी कैलकुलेशन भी करवा सकता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इन दोनों टैक्स क्रेडिट, शेयर्स वाले और इंश्योरेंस वाले, अगर एक है तो वो ये एक का आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। अगर आपने इस साल कोई शेयर भी परचेज किए हैं लिस्टेड कंपनी के और आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे किया है तो आप 2 क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे। तो उस केस में इन केस एक टैक्स पेयर हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड लाइफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर, ही विल बी entitled फॉर ओनली वन टैक्स क्रेडिट। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट सेपरेट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग करेंगे। उसमें से जिसकी हायर अमाउंट होगी वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, उससे मुझे फ़ायदा है कि मुझे टैक्स लायबिलिटी मेरी कम होगी। उन दोनों में से मुझे एक अलाउ होगा तो जो मेरी मर्ज़ी है मैं वो वाला अलाउ करवाऊँ, कम वाला भी या ज़्यादा वाला भी। तो मैं कौन सा अलाउ करवाऊँगा, ज़्यादा वाला अलाउ करवाऊँगा। अगर एक ही इन दोनों में से एक ही है या इन्वेस्टमेंट है इस साल में या इंश्योरेंस है तो हम उसको एक ही वर्किंग करके अलाउ करवा लेंगे, अपने वर्किंग के अंदर, अपने न्यूमेरिकल के अंदर उसको एज ए टैक्स क्रेडिट लेस कर देंगे। अगर दोनों हैं तो हम दोनों की वर्किंग करेंगे, उनमें से जिसकी टैक्स क्रेडिट की हायर अमाउंट होगी उसको हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं तो उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। पहले हमने बात की थी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। अगर आई थिंक मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर गया हूँ। पहले हमने बात की है इंश्योरेंस पॉलिसी की, अगर आप 2 साल के अंदर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म करवा देते हो तो फिर आपको वो क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा, आपका जो टैक्स क्रेडिट है वो रिकम्प्यूट होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आपकी परचेज़ ऑफ शेयर्स की। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी शेयर्स में तो आपको क्या होगा, उस साल में टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और अगर आप उनको 24 मंथ के अंदर क्या कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो फिर उसमें उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो क्या कंसिडर किया जाएगा कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर इन विच द शेयर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ शैल बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अलाउड। हाँ जी, मैं क्या समझता हूँ कि टैक्स ईयर 19 में मुझे 500 रुपये टैक्स क्रेडिट मिला था, इस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। अब टैक्स ईयर 2019 के अंदर मुझे ये टैक्स क्रेडिट मिला था और टैक्स ईयर 2020 के अंदर मैंने इसको सेल आउट कर दी। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए थे, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 500 रुपये है ये 2020 के अंदर मेरी लायबिलिटी में ऐड बैक हो जाएगा। वो ये कंसिडर करेंगे ये मुझे अलाउ हुआ ही नहीं था, हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कि इंश्योरेंस के केस में वो दोबारा से टैक्स लायबिलिटी रिकम्प्यूट होगी, लेकिन शेयर्स के केस में अगर हम 2 साल के अंदर सेल ऑफ कर, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो हमें क्या होगा, जितना क्रेडिट अलाउ था वो हमारी लायबिलिटी में ऐड बैक हो जाएगा।
रिकम्पिटेशन के केस में हमारी जो टैक्स क्रेडिट है उसकी अमाउंट वो लाइबिलिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन शेयर्स के केस में जितनी हुई थी उतनी हमारी क्या होगी यहाँ पर होगी। जी, अब हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। सेम जो हमने पहले डोनेशन की हमने वीडियो अपलोड की हुई है, जिस तरह हमने सीखा था कि इसके एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, ए की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, बी की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी एंड फिर सी की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। देखते हैं कि ए क्या है। ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। जब भी ए की वैल्यू आप जो भी टैक्स क्रेडिट आप पढ़ रहे हो, स्टडी टैक्स से, जिस बुक से पढ़ रहे हो, आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से बेशक पढ़ रहे हो, जब आपकी ए की वैल्यू आपने पढ़नी है कि ए क्या चीज़ है, तो आपने यहाँ पर ये एंड वाली लाइन आपने यहाँ से क्या करनी है, काफ़ी गौर से पढ़नी है। अब ये क्यों गौर से पढ़नी है, जब हम दूसरे वाला टैक्स क्रेडिट डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर क्या मतलब है, बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट, जब आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, उसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया रेट के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो यहाँ पर ये वही बात कर रहे हैं कि जो आपने टैक्सेबल इनकम पर पहली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की थी, ए की वैल्यू यहाँ पर वो है, तो आपने उस टैक्स लायबिलिटी में से फॉरेन इनकम टैक्स क्रेडिट भी लेस किया होगा। उसके बाद उसमें से आपने इनकम जो आपकी दूसरी है टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन भी आपने लेस किया होगा। उसके बाद आप ये थर्ड डोनेशन, आपके ये थर्ड टैक्स क्रेडिट है, जब आपको पता है कि आपका एक सीक्वेंस है जिसमें आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ होते हैं। टैक्स लायबिलिटीज में आप सबसे पहले लेस करते हो फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर आप लेस करते हो डोनेशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, डोनेशन लेस करते हो, फिर आप क्या लेस करते हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस वाला टैक्स क्रेडिट लेस करते हैं। तो यहाँ पर जो आप ए की वैल्यू लेंगे, ये आप सबसे पहले जो टैक्स लायबिलिटी है फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले वाली टैक्स लायबिलिटी, जो जिस वो टैक्स पेएबल, वो टैक्स लायबिलिटी जिसमें से आपने कोई भी टैक्स क्रेडिट लेस नहीं किया होता। बी के आपकी टैक्सेबल इनकम है। सी क्या है, सी इज द लेसर ऑफ, इन तीनों में से जो लेसर अमाउंट होगी वो सी होगी। जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ अक्वायर होंगी, जो आप जितनी अमाउंट के आपने शेयर परचेज किए होंगे, या जितनी अमाउंट का आपने क्या होगी शेयर जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया होगा वो, या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो आप टैक्सेबल इनकम जो भी आपकी होगी आप उसको 20% लेंगे, या 2 मिलियन 20 लाख 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो आपने टोटल कंट्रीब्यूशन या कॉस्ट पे की है, इन तीनों में से जो लेसर होगा वो आपकी क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। तो आप इस तरह से यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स क्रेडिट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन, इसकी कंप्यूटेशन सेम है जैसे हमने डोनेशन वाले टैक्स क्रेडिट की थी, तो इनकम टैक्स क्रेडिट में डोनेशन की जो वीडियो अपलोड है उसमें एक एग्जांपल भी साथ में मैंने सॉल्व की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, अब हम चीज़ों को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, चीज़ों को जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें और लास्ट में जो हमने अभी डिस्कस किया है दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हमने क्या क्या चीज़ें किस तरह से नोट करनी होती हैं। सबसे पहली बात, ए रेजिडेंट पर्सन बीइंग ए फाइलर अदर देन द कंपनी, जहाँ पर कंपनी नहीं है और पर्सन को क्या होना चाहिए, फाइलर होना चाहिए, उसको क्या होगा, टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा अगर वो क्या करेगा, किसी ऐसी कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगा जो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हो, कहाँ कैसे, अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर उस पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस है तब भी क्या होगा, उसको अलाउ होगा ये टैक्स क्रेडिट। अब फिर हमने ये कैलकुलेट किस तरह से करना है, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, वेयर is the amount of tax assessed to the person before allowance of tax credit under this section। वो टैक्स लायबिलिटी, वो टैक्स पेएबल जो इस टैक्स क्रेडिट को लेस करने से पहले है।
अब इस चीज़ को हम किस तरह से समझते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था कि आप टैक्स लायबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करते हो। आप टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हो, उस पे आपके पास क्या आती है, टैक्स लायबिलिटी आती है। फिर आप उससे में सबसे पहले टैक्स क्रेडिट कौन सा लेस करते हो, आप लेस करेंगे उसमें से फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन इनकम की आप जो टैक्स पे करते हो उस पर आपको जो क्रेडिट मिलता है आप वो लेस करोगे। फिर आप लेस करते हो टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। फिर आप लेस करते हो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इंश्योरेंस, जो भी हमने इससे पहले पढ़ा है, आप वो लेस करते हो। उन सब को लेस करने के बाद जो आपके पास यहाँ पर टैक्स पेबल बचेगा, यहाँ पर ये वाला, या तो इसके केस में इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ये है आपकी वैल्यू कि इस टैक्स क्रेडिट से पहले जो आपकी लायबिलिटी है, सारे जो आपको इससे पहले टैक्स क्रेडिट अलाउ हो चुके हैं उनको लेस करने के बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो क्या है, आपकी यहाँ पर ए की वैल्यू है। बी क्या है, द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर, और सी भी सेम ही है, हम लेसर लेंगे जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है वो, या 5% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम, या फिर हमारे पास होगा 150,000 मतलब 1,50,000 रुपये। इन तीनों में से जो लेसर होगा वो आपकी सी की वैल्यू होगी। यहाँ पर जो ए है, आपका जो भी टैक्स क्रेडिट है उसमें जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होता है जो आपको याद रखना होता है वो ए है और फिर सी है कि किसको अलाउ होगा, ए की क्या वैल्यू होगी एंड सी की क्या वैल्यू होगी, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये थे हमारे आज की इस वीडियो के 2 पॉइंट।